जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, माय इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट वेल, तो मुझे जॉब करनी पड़ी थी यहीं दिल्ली में। फिर एंशियंट के लिए एटलीस्ट उपिंदर सिंह अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस बार का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था उपिंदर सिंह से एंशियंट का। और तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिस्टोरिका एंड विष्णुकांत सर, उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की सिलेक्शन ऑफ हिस्टोरिका की कोचिंग, और उनकी टेस्ट सीरीज वाज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो उसने मुझे रिटेंशन में काफी ज्यादा हेल्प की। और नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ जेएनयू के ऑल इंडिया रैंक 1 अनरिजर्व से जो स्टूडेंट है वो आपके सामने बैठे हुए हैं, सनी पांडे। आज उनसे लगभग 10 से 15 मिनट की बातचीत करेंगे। और क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक अनरिजर्व रैंक 1 से आप बुक्स की स्ट्रैटेजी ले, आप पढ़ाई की स्ट्रैटेजी ले, और साथ ही साथ कैसे सिस्टमेटिक प्रोसेस से तैयारी करनी है, ये सारी बातें सीखें। जरूर सीखना चाहिए आपको। जुड़िए इनके साथ और इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। सनी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि थोड़ा सा अपना एक बार इंट्रो दे दीजिए, हल्का सा, जो बच्चों को बता दीजिए अपनी बातें, जो जो भौकाल आपने अभी तक बनाया हुआ है। सर, मेरा नाम सनी पांडे है। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है हिस्ट्री ऑनर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। और मैं अभी वहीं से एक सोशलॉजी में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और मैंने अभी पहली बार इस बार सीयूईटी पीजी दिया था, और उसमें मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ रैंक 1। ठीक है, कितना आसान होता है ना ऐसे कि हाँ पहली बार दिया है, सिलेक्शन हो गया है, रैंक 1 भी आ गया है। तो ये सब कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसके पीछे का जो जर्नी है, जो कठिन संघर्ष जो आपने किया, जो परिश्रम किया हुआ है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि एक और भौकाल वाली बात, एक बड़ी बात ये है कि साहब ने सोशियोलॉजी भी क्वालिफाई कर लिया था। क्यों? यस सर, यस सर। सोशलॉजी में मेरे अनरिजर्व में एटलीस्ट लड़कों में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और 281 मार्क्स थे मेरे उसमें। और उसके अलावा मैंने दो सब्जेक्ट्स में और दिया था, मास कम्युनिकेशन में और सोशल वर्क में। सोशल वर्क में मुझे डीओ मिल गया, और मास कम्युनिकेशन में भी दोनों में। और मैं चारों सब्जेक्ट्स में दिया था। मेन मेरा हिस्ट्री था, जिसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी। ये मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर हैं भाई, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं। चलिए, तो सनी आगे चलते थैंक हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहला आपका जो बैकग्राउंड रहा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि आपने इग्नू से पढ़ाई की हुई है। तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि इग्नू का के पीछे का कारण क्या था। और साथ, चूंकि इग्नू वही लोग ट्राई करते हैं जिनका जो मेन काम है वो अलग है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो होम वर्क मेकर हो। तो आपके पीछे का कारण क्या था, और इग्नू से इस सफर को आप कैसे देखते हैं, रेगुलर होने को? और दरअसल मुझे 12th के बाद में मेरे फैमिली प्रेशर की इकोनॉमिक कंडीशन, माय इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट वेल, तो मुझे जॉब करनी पड़ी थी यहीं दिल्ली में। यहाँ पर मैं एक ट्रैवलिंग कंपनी में काम कर रहा था पिछले 5 साल से। तो इसके कारण से मुझे करना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर पे काफी सारा होम लोन था एक्सेट्रा, और मेरे पापा की इनकम, वो सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कितना कठिन होता है ये, मतलब जॉब भी करना, फैमिली कंडीशंस को ठीक करना, और साथ ही पढ़ाई भी करते रहना, 2-3 सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर जाना ऑल इंडिया रैंक। अब कठिन तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुझे रेगुलरली काम करना पड़ता था। संडे खाली छुट्टी मिलती थी मेरे को। और उसमें भी मुझे अक्सर कभी कभी लखनऊ जाना पड़ता था, जहाँ पर कंपनी का हेड ऑफिस था। मैं मास्टर्स रेगुलर, मैंने अभी तक जो एक फनी चीज है कि मैंने अभी तक जो रेगुलर कैंपस घूमा है, वो कैंपस है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि बख्तियार खिलजी ने गिरा दिया था। उसके अलावा मैंने कोई रेगुलर कैंपस घूमा नहीं है। तो दिस विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ रेगुलर कैंपस। ठीक है, अब चलते तो हैं इट अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यानी बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं सनी, कि आपने जब सोचा था कि सीवीटी पीजी की तरफ मैं जाने वाला हूँ, एग्जाम्स देने वाला हूँ, तो आपने सबसे पहले सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, इन दोनों में सबसे ज्यादा फोकस कौन सा किया? और अभी आप हिस्ट्री से ही लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? और बुक्स की थोड़ा सा प्रेफरेंस और साथ में रिसोर्सेज का बता दीजिए। ये 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोशलॉजी से की तरफ से मेरा फिर मन उठ गया, तो फिर मैंने हिस्ट्री से परस्यू करना शुरू किया। तो मैंने हिस्टोरिका फिर ज्वाइन किया। हिस्टोरिका मुझे पता चला था मेरे एक फ्रेंड से। फिर उसने मुझे सजेस्ट किया था आपका चैनल और आपका टेलीग्राम ग्रुप भी। तो मैंने वहां पर क्विजेस देना शुरू किया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। साथ ही मैं हिस्ट्री हिस्ट्री हैज बीन माय फर्स्ट लव। बचपन से ही तो मैं बहुत सारी किताबें हिस्ट्री की पढ़ता रहा हूँ। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरी इग्नू की किताबें तो थी ही,
उसके साथ में मैंने मैंने एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह, रणबीर चक्रवर्ती और डी एन झा की जो पतली सी बुक आती है वो, और आर एस शर्मा पढ़ी थी, और नई वाली थीम्स वाली एनसीईआरटी। और मेडिवल के लिए मैंने जेएल मेहता के तीनों वॉल्यूम्स पढ़े थे, और सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और मैंने नई वाली थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ी थी। एंड आई रेड फॉर मॉडर्न शेखर बंदोपाध्याय, बीएल ग्रोवर, और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वाज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली दिस टाइम, क्योंकि उन्होंने कॉपी तो बीएल ग्रोवर से ही किया है लगभग सब कुछ, बट मैंने बीएल ग्रोवर रिवाइज नहीं किया था, स्पेक्ट्रम ज्यादा रिवाइज करके गया था मैं। स्पेक्ट्रम से काफी सारे क्वेश्चन इस बार के हो सकते थे। तो मेनली यही था। और मैं, और क्योंकि मेमोरी काफी फिकल चीज है, आप किताबों को कितनी बार भी पढ़िए वो डिसअपियर हो जाता है मेमोरी से। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे इस बार मिली वो हिस्टोरिका की कोचिंग और उनकी टेस्ट सीरीज थी। टेस्ट सीरीज वाज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो उसने मुझे रिटेंशन में काफी ज्यादा हेल्प की, और पेपर सॉल्विंग, क्योंकि नेचुरली मुझे राइटिंग की तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो मुझे एमसीक्यू पेपर से डर लगता था। तो एमसीक्यू पेपर्स को सॉल्व करने का जो मेरा हैबिट है, जो मेरा प्लेयर है, वो वहां से डेवलप हुआ। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिस्टोरिका एंड विष्णुकांत सर। उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की, सिलेक्शन होने से पहले भी और सिलेक्शन होने के बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो सारी चीजों में भी। तो थैंक्स अ लॉट। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आपने जो बुक्स बताए, मुझे लगता है कि सारे स्टैंडर्ड बुक्स लगभग आप पढ़ गए थे। तो एक बच्चा हाँ अगर वो पर चाहता है कि मोस्टली हम्म मतलब ऐसे प्रिसाइजली वो अच्छा स्कोर कर पाए, बेसिकली जेएनयू पा जाए, तो उसके लिए ऐसी कौन सी 3 बुक्स हम्म। आप सजेस्ट करेंगे और उसको पढ़ने के लिए कितना समय उसे चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। चूंकि आपने जो रेंजेस बताए जो बुक्स की, लगभग आपने सारा बुक जो है वो सजेस्ट कर दिया। तो एक साधारण बच्चे के लिए बताइए जो हिस्ट्री ग्रेजुएशन करना चाहता है और जेएनयू पाना चाहता है, उसे ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने ये सारी बुक्स जो है वो रिवीजन उनका नहीं कर पाया था। मैं ये सारी किताबें मैंने मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, जिसने मुझे सबकॉन्शियसली काफी हेल्प किया था ओके। एक्चुअली। क्योंकि आप देखेंगे कि अच्छा, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो फिर एंशियंट के लिए एटलीस्ट उपिंदर सिंह अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस बार का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था उपिंदर सिंह से एंशियंट का। और मेडिवल में कोई डेफिनेट सोर्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने वो 2 वॉल्यूम की सतीश चंद्रा पढ़ी नहीं है, और जेएल मेहता बहुत वास्ट है। तो उसके लिए सतीश चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी है, और जो नई वाली एनसीईआरटी एक्चुअली काफी यूजफुल है। लोग इग्नोर कर देते हैं उसको पढ़ना, थीम्स वाली। जो एक क्वेश्चन आया था इस बार, इब्न बतूता ने किस दरवाजे को सबसे बड़ा बताया था, वो किसी और सोर्स में नहीं है, वो सिर्फ उसमें ही दिया हुआ है। तो और उसके साथ में मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर बीएल ग्रोवर आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो काफी डेंस किताब है, तो फिर आप स्पेक्ट्रम जरूर जरूर पढ़ लें। तो एटलीस्ट ये 3 किताबें मेडिवल के लिए, और मेडिवल के लिए 2 नई और पुरानी एनसीईआरटी, और एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह मस्ट है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। ये पढ़ लें कम से कम ठीक एटलीस्ट। है। फिर और थोड़ा सा बेसिक पे आ जाते हैं। जैसे आपने एक रेंज बताया, उसको हमने छाट करके बुक्स पे लाए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई अगर बच्चा जैसे इन बुक्स को पढ़ने में दिक्कत है या रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो अगर कुछ हमारे जैसे चैनल जो कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, तो वो कोर्सेज क्या उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, कोर्सेज तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अक्सर आप जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर उसको समझने में और रिटेंशन में बहुत ही दिक्कत होती है। तो फिर, और उपेंद्र सिंह काफी डेंस किताब भी है, तो स्पेशली उसको पढ़ने में काफी दिक्कत होगी। तो फिर उसके लिए कोर्सेज आर वेरी वेरी एसेंशियल। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी देखे थे आपके, और कोर्सेज के साथ साथ टेस्ट सीरीज इज आल्सो वेरी एसेंशियल। हम्म। ओके, तो टेस्ट सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज की खासियत क्या लगी आपको, कि जैसे आपने पढ़ाई सारी चीजें कर ली, आपने बोला एमसीक्यू में इशू थी, तो टेस्ट सीरीज देते समय आपका, चूंकि मैं कई बार देखा हूँ कि टॉप 20 या टॉप 10 में भी आपका कई बार नाम रहता था, आप टॉपर भी रहे हैं उन कई सारे टेस्ट में, तो वो कितना हेल्पफुल रहता था? अगर वो गंदे मार्क्स आते थे तो फिर कैसा फील होता था, या फिर अच्छे मार्क्स आते थे तो कैसा फील होता था, वो थोड़ा सा एक बार जिक्र करें। तो अच्छे मार्क्स आना तो मेरे लिए बहुत ही रेयर था, क्योंकि मैंने एमसीक्यू पेपर्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ मेरे लिए। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प जो जिस चीज ने मेरी मुझे की, वो टाइमिंग थी, और फियर हटाना था। फियर हटाना तो वो धीरे धीरे हट गया। दूसरा, टाइमिंग मैच करना। और मुझे सबसे अच्छी खासियत ये थी कि आपने काफी वाइड रेंज में सोर्सेज कवर किए थे। जैसा कि पेपर आया था वैसे ही पेपर भी मुझे लगा था कि काफी जगहों से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, वैसे ही आपके टेस्ट भी होते थे कि आपने कई जगहों से वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वाइड रेंज को कवर करके, ताकि कुछ छूटे नहीं और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस हो जाए जो एंड में अटेम्प्ट किया जाएगा उस पेपर उसके लिए। और स्पेशली मेरे लिए तो मुझे लग रहा था कि मैं
पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो 75 क्वेश्चंस को 105 मिनट में अटेम्प्ट करना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा पेपर एक्चुअली काफी जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने आपके टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो मैं बहुत टाइम लगा था मुझे रिवाइज करने में, उसको मिल गया था मतलब मुझे। तो मुझे टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने में, स्पेशली क्योंकि मुझे नाम याद नहीं होते हैं, तो उसको याद करने में मुझे टेस्ट सीरीज ने काफी हेल्प की थी। अच्छा, आप एनालिसिस करते थे क्या जब आप टेस्ट दे देते थे? तो आपने वो जो हमारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, साथ ही कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये सारे परसेंटेज उसमें पूरा नोट डाउन रहता था, तो उसका कितना हेल्प मिला आपको? उसका बहुत हेल्प मिला था मुझे, उसकी एनालिसिस और साथ में मेरे वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मेरा वीक एरिया, उससे मुझे पता चला था कि साउथ इंडियन हिस्ट्री है, दोनों एंशियंट की और मेडिवल की और मॉडर्न मॉडर्न तक पूरी पूरी साउथ इंडियन जितनी भी हिस्ट्री है, दैट वाज वेरी वीक मेरे लिए। और जो प्री हिस्टोरिक पोर्शन है वो तो बहुत ही वीक है मेरा, वो अभी मुझे पता चला था उसी से, और मैंने उसमें काफी हेल्प भी की थी। और एक्चुअली मैं जब मैं टेस्ट दे लेता था तो जो भी गलत होता था उसका एनालिसिस मुझे पता चलता, तो आई यूज्ड टू रिवाइज उसको अपनी बेसिक बुक्स से, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब मैं एक पेरेंट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि बाल कब कटा रहे हैं? सर वो मेरे स्कूल में 2 इंच बाल अलाउड थे, अगर उतना उससे ज्यादा अगर अगर आपने बाल बढ़ाए तो फिर आपको वहीं पर कटवा दिए जाते थे आपके बाल। तो मैं बस अपने स्कूल से बदला ले रहा हूँ, तो अभी तो नहीं कटवाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। तो सनी, चलते चलते आप एक बार थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो अगले साल के जूनियर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके सर, ओके। मैं मेनली कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी से शुरू करें, पुरानी एनसीईआरटी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्रोनोलॉजिकली लिखी हुई है। उसके बाद में नई वाली एनसीईआरटी को पढ़ें तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। साथ में आप डायरेक्टली किताबों पे अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से नहीं है, तो है भी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स काफी डिफरेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें से। तो फिर आप पहले कोई कोर्स ले लीजिए, मैं प्रेफर करूंगा कि आप हिस्टोरिका का ही कोर्स लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे थे, कोई भी किसी की भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बीएचयू हिस्टोरिका की थी। और इसके बाद में आप बेसिक बुक से स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए और उसमें उपेंद्र सिंह से शुरुआत करिए। उपेंद्र सिंह को समझने में आपको कोर्स में से काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो बुक बहुत डेंस है और याद करने में स्पेशली। और उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज उनकी ज्वाइन करें और रेगुलर टेस्ट दीजिए, सिर्फ ज्वाइन करने से तो कुछ नहीं होता। आप रेगुलर रेगुलर टेस्ट देंगे तो फिर आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट का जो बेहतरीन एनालिसिस मिलता है उससे आप अपना बेहतरीन एनालिसिस कीजिए, तो फिर उससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा आपको। और सबसे बेटर ये है कि फोकस रह के रिविजन पे फोकस करिए, क्योंकि रिविजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपकी रिटेंशन रिविजन से ही डेवलप होता है। आप ऐसे ऐसे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप सारी चीजें कर भी लेंगे मगर एक एक बार तो कोई फायदा नहीं। रेपिटेशन रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो बहुत भी बढ़िया। वीक एरियाज हैं उनको आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कर लीजिए, वो नेसेसरी है। चलिए, बहुत बढ़िया सनी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया, साथ ही साथ आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस 10 मिनट के वीडियो में शेयर कर दिया। आशा करता हूं कि आपकी बातें जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके जूनियर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, इट वाज अ प्रिविलेज, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे सनी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जेएनयू में लाया है 1, और उसके साथ साथ इन्होंने और कई सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो क्वालिफाई किया है। हिस्ट्री के लिए बेसिकली हमने इनसे बातचीत की कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और कैसे इतना अच्छा मार्क्स जो है वो इन्होंने गेन किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट करके आप बताइए क्या आप सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आंसर मैं बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां से डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।